अ, मैं सबसे पहले अफ़ाम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस सम्मेलन का आयोजन किया और एक नेतृत्व दिया। ये केवल महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक दिशा प्रदर्शक बन सकता है। मेरी पूरी उम्मीद है। सुभाष जी ने जब कहा कि मैंने त्वरित रूप से उनका निमंत्रण स्वीकार किया, उसका मुख्य कारण यही है कि मेरे विचार में हमारे देश में कितने बड़े काम हुए। मैंने बहुत सारे काम ऐसे देखे हैं जिसमें महाराष्ट्र ने एक बहुत ही उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदान किया है। अगर मैं उन विचारों की गिनती आपके सामने कराना शुरू कर दूं तो उसमें घंटे लग जाएंगे। और महाराष्ट्र की केवल बात नहीं है, क्योंकि अगर हमें ये उदाहरण पूरे देश के लिए, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के लिए प्रस्तुत करना है, तो किसी को ये नेतृत्व लेना आवश्यक था। महाराष्ट्र के अंदर भी ये नेतृत्व लेना आवश्यक था कि सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों को एक समरसता के साथ प्रस्तुत किया जाए। मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी जो लाइवलीहुड्स की आपने निकाली है। आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट एंड इट अगेन सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर व्हाट द रेस्ट ऑफ द कंट्री मस्ट डू। तो आज मैं जो कोशिश करने वाला हूँ, देखिए 2 दिन आपकी इतनी गहन चर्चा हुई और युगांतर जी ने अभी इतनी बढ़िया रूप से हमको पूरी जानकारी दी है कि क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, विचार रखे गए, किस तरह से उसके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं। मेरा काम एक तरह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सब आप लोग कह चुके हैं, सुन चुके हैं, कर चुके हैं। लेकिन मैंने यही विचार किया कि क्या मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क सजेस्ट कर सकता हूँ। ये केवल आपके सजेशन के लिए है, अगर आपको उचित न लगे तो आप इसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन जितना भी विकास का अनुभव पूरे विश्व में हमारे देश में हुआ है, उसके आधार पे कुछ मैंने विचार अपने संजोए, उनको मैंने साथ रखने की कोशिश की और वो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना 2047 के लिए कही है और मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक माइलस्टोन होगा। और इसीलिए मुझे आज लगा कि मुझे विकसित महाराष्ट्र की बात करनी चाहिए, क्योंकि विकसित महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा, एक पथ प्रदर्शक बनेगा विकसित भारत के लिए। सो इफ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स विकसित महाराष्ट्र 2047, what are the unsolved challenges that remain before us? And for that I wanted to introduce the concept of wicked problems to you. तो ये विकेड प्रॉब्लम क्या चीज़ है? विकेड एक शब्द है जिसे, जो पब्लिक पॉलिसी का एक विज्ञान अभी कई दशकों से शुरू हुआ है, उसमें कुछ समस्याओं को विशेष रूप से इंगित करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदी में, मराठी में क्या कहें, दुष्ट समस्याएं। अब किसी समस्या को दुष्ट बोलना तो एक कोई बुरा भी मान सकता है, लेकिन उसको बुरा मानने वाली बात नहीं है। दरअसल ये ऐसी समस्याएं जिनके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन ढूंढना संभव भी नहीं, उचित भी नहीं। अब क्या होता है कि हम लोग, मानसिकता ये होती है कि हम कोई मैजिक बुलेट ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक चीज़ कर दो। खासकर मैं प्लानिंग कमीशन में रहा 5 साल, आपने उल्लेख किया। अब जो प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडीज़ हैं जो सेंट्रलाइज प्लानिंग में विश्वास रखती हैं, तो उनमें क्या होता है कि ज्ञान दिया जाता है, एक फरमान की तरह जारी किया जाता है कि भाई केंद्र ने ये तय कर लिया है कि दिस इज़ द आंसर टू इंडियाज़ प्रॉब्लम्स, दिस इज़ द आंसर टू महाराष्ट्र's प्रॉब्लम्स, बस इसको लागू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश में। प्लानिंग कमीशन के अधिकारी ऑस्ट्रेलिया घूमने गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि यूकलिप्टस का पेड़ बहुत तेज़ी से उग रहा है। अब वो ज़माना था जब, नारायण जानते हैं इस चीज़ को, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम आया। अब उसमें मतलब क्या था
कि एक ऐसा पेड़ लगा दो जो तेज़ी से उग जाएगा और हमारी कागज़ की समस्या सॉल्व हो जाएगी. दैट टाइम द फोकस वाज ऑन एफॉरेस्टेशन सो दैट वी कुड सॉल्व द पेपर प्रॉब्लम. तो हमने क्या किया, यूकलिप्टस का पेड़ राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में लगा दिया और पानी की समस्या और गहरी हो गई. चाहे वो लाइफ स्टॉक में ले लीजिए तो जर्सी गाय का अनुभव आप लोगों से ज़्यादा और कोई जानता नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये मानसिकता में चलते रहे that there are certain magic bullets which can solve all our problems, then I think we are making a very serious mistake. And if we still do not learn this after so many decades, एक साथी ने प्रश्न पूछा कि मराठी मेरी स्ट्रांग नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ कि इतने साल हो गए आज़ादी के कि हमारी ये हालत अभी तक क्यों बनी हुई है. तो शायद मैं प्रयास कर रहा हूँ आज आपको उसी सवाल का जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के, हमारे प्रदेश की, दे हैव द नेचर ऑफ बीइंग विकेड प्रॉब्लम्स. वो एक दुष्ट समस्या के रूप में हमारे सामने आते हैं. तो कोई मैजिक बुलेट नहीं है. दूसरा ये है कि दे हैव द कैरेक्टर ऑफ अ कॉमन पूल रिसोर्स. ये सारी हमारी साझी संपत्ति हैं जिसके लिए हमें कलेक्टिव एक्शन ज़रूरी हो जाता है. हम जो मैजिक बुलेट्स की कोशिश करते हैं वो CPRs के लिए लागू नहीं होता. वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स की इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से पैदा होते हैं. बहुत सारे कारक हैं जो इस समस्या को पैदा करते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वो जुड़े हुए रूप से समस्या को पैदा करते हैं. अगर आप एक ही चीज़ को टैकल करोगे तो आपकी दूसरी जो प्रॉब्लम की जो एस्पेक्ट्स हैं वो अनएड्रेस रह जाएंगी. और इसमें इसका कारण ये भी, इसका परिणाम ये भी होता है कि आप किसी एक डिसिप्लिन को लेके आगे नहीं बढ़ सकते. अब मैं खुद अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे हमारे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, विश्व की बात हो, हमारी बहुत सारी समस्याएं अर्थशास्त्रियों और इंजीनियर्स की वजह से पैदा हुई हैं. अब बहुत सारे अर्थशास्त्री और इंजीनियर्स बैठे हैं और वो बुरा ना माने इस बात का, लेकिन मैं मानता हूँ अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम उनको एक हेजेमनिक जगह दे देते हैं कि बस अर्थशास्त्री की बात सुन लो, इंजीनियर की बात सुन लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वहाँ पे हमने बहुत बड़ी भूल की है. और आज मैं आपको वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा. सिंपल बात ये है कि जब तक हम मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं अपनाएंगे तब तक हम ये समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते. और इसीलिए मैं अफाम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव लेड द फाउंडेशंस फॉर दैट अप्रोच टू बी प्रैक्टिस इन आवर स्टेट इन अ मच मोर इफेक्टिव मैनर. मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया है, लेकिन एक नया प्रयास करने की आवश्यकता है महाराष्ट्र में भी और पूरे भारत में, कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को जोड़ के समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करें. अब आप पूछेंगे मैं कौन सी समस्याओं की बात कर रहा हूँ. विच आर दोज प्रॉब्लम्स विच आई एम कॉलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर स्टेट, विच आर बाय नेचर विकेड प्रॉब्लम्स. तो ये सारे ही हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. देखिए 1990 के बाद बहुत लोग मानते हैं कि देश की असली आज़ादी 1990 के बाद आई. ये बात सही है कि रेट ऑफ ग्रोथ में भारत ने बहुत प्रगति की और भारत ही नहीं उसके बहुत सारे राज्य बहुत तेज़ी से उनकी आर्थिक वृद्धि होने लगी. लेकिन अगर आप इन समस्याओं को ध्यान से देखते हैं, और कुछ बात हुई कि महाराष्ट्र पीछे छूटा हुआ है दूसरे राज्यों से, वेल दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज आप केवल GDP पे फोकस करेंगे, ग्रोथ रेट पे फोकस करेंगे, तो आपकी जो सबसे उलझी हुई समस्याएं हैं या सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनका हल आप नहीं ढूंढ पाओगे. सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, फूड, वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के युग में अगर आपने मैजिक बुलेट अप्रोच अपनाया और आपने सोचा कि बस एक काम मैंने कर दिया तो मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी, तो वो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे. एंड ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स लिस्टेड अबव क्लाइमेट चेंज आर इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. तो ये सारी समस्याएं दरअसल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हमें एक अलग तरह का अप्रोच चाहिए
जिसका मैं आपको सुझाव रखना चाह रहा हूँ और फिर मैं महाराष्ट्र के कुछ उदाहरणों से उसको आपके सामने इलस्ट्रेट भी करूँगा। तो सिंपल बात यह है कि जो मैजिक बुलेट्स हमने सोचा आज़ादी के बाद, केवल भारत में नहीं, पूरे जितने भी देश उस वक़्त आज़ाद हुए थे कॉलोनियल रूल से, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, पूरे विश्व में जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक नया साइंस उस वक़्त शुरू हुआ था, उसने ये कहा था कि द स्टेट मस्ट बी इन चार्ज ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद हमने 1956 के बाद वही नीति अपनाई और उसके अच्छे कारण थे। देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है उस युग के योगदान जो थे वो आज तक हमें लाभ पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी स्पष्ट हो गया कि सरकार अकेली ये समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकती और वही परिणाम है। बहुत सारे, उसका बहुत लंबा इतिहास है, इसको मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि 1990 का जो नया आर्थिक नीति का जो एक दौर आया उसके पीछे क्या कारण थे। तो 1990 के बाद हमने कहा कि सरकार हटाओ और क्या प्रमोट करो, एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसकी नीतियां हमने अपनाई और सब लोगों ने ये सोचा कि बस अब तो आज़ादी आ गई, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितने भी अर्थशास्त्री जो इस चीज़ में मानते थे उन्होंने कहा कि अब हमारी कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। लेकिन आज 3 दशक हो चुके हैं और ये दौर हमारे सामने, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक रहे हैं, जो आप देख रहे हैं पूरे विश्व के कैनवस के ऊपर। एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। देयर आर रीजंस बिकॉज privatization, liberalization and globalization are important in certain sectors but do not address the most important problems that I outlined in the previous slide. तो ये चीज़ आज हमें रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का हल ढूंढना है तो हम ना तो नेशनलाइजेशन ना तो प्राइवेटाइजेशन, दोनों से हमें आगे बढ़ के एक नया अप्रोच अपनाना होगा। और उसी की बात मैं कोशिश करूंगा, जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे महाराष्ट्र का है, जब मैं प्लानिंग कमीशन मेंबर था तो महाराष्ट्र वाज वन ऑफ माय स्टेट्स, सो आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड, दैट्स व्हाई आई हैव हैड अ चांस टू वर्क विद सो मेनी ऑफ यू एंड लर्न फ्रॉम सो मेनी ऑफ यू अबाउट द रियली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ महाराष्ट्र। सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। मैं वाटर, जल की समस्या से अपनी जो आर्गुमेंट है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको इलस्ट्रेट करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं और पानी की भी बात इतने छोटे समय में करना मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर हमें महाराष्ट्र के लिए एक नई सोच, एक नया विजन हमें रखना होगा। तो सबसे पहली बात जो आप लोग कर ही चुके हैं 2 दिन से, आप सब इस नक्शे को मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं। तो हमें अपनी नीतियों को इस डाइवर्सिटी में सम्मिलित करना पड़ेगा। आप एक ही अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल, जो कि प्लानिंग कमीशन का एक बहुत दुखदाई योगदान है हमारे देश की प्लानिंग में, कि आप एक चीज़ सब जगह लगा दो, वो काम नहीं करता। ये चीज़ हम लोग बहुत सारे साथी जो इस रूम में बैठे हैं, कई दशकों से हम सरकारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सोल्यूशन को सब जगह नहीं थोप सकते। एवरीथिंग दैट वी डू हैज़ टू बी इन ट्यून विद द यूनिकनेस ऑफ ईच एग्रो इकोलॉजिकल जोन। और साथ साथ आप सब जानते हैं कि कितनी ज़्यादा विषम असमानताएं हैं हमारे प्रदेश में। जो आप अगर देखें मुंबई, पुणे और नागपुर को, तो 50% हमारे स्टेट का जीडीपी इन 3 शहरों से निकल के आ रहा है। लेकिन जब हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो हम फार्मर्स सुइसाइड्स में भी हमारे प्रदेश का नाम सबसे आगे है। तो ये परिस्थिति तो आगे बढ़ नहीं सकती ना। हम किसानों की बात करते हैं, किसानों का नाम लेते हैं, लेकिन केवल कुछ कैश ट्रांसफ़र कर देने से मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसानों की समस्या की जड़ पे पहुंच पाएंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि हमने पानी के लिए किया क्या है, आज़ादी से लेकर हमने शुरुआत की
बड़े बांधों के निर्माण से। और सबसे ज़्यादा बड़े बांध अगर किसी प्रदेश में है तो वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ डैम्स जो है, every 150 square kilometers in Maharashtra has one dam, while states like Gujarat and Madhya Pradesh, which have a large number of dams, have a much lower density. And 55% of the irrigation of Maharashtra comes from these large dams, and about 45% comes from groundwater. अब ग्राउंड वाटर की आप बात करते हैं तो इसमें भी हमें ये समझना होगा, अगर इस नक्शे को आप ध्यान से पढ़ें, ये प्रेजेंटेशन आप सबके लिए उपलब्ध मुझे पूरा विश्वास है कराया जाएगा, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि किस तरह की हाइड्रोजियोलॉजी है। डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी यहाँ बैठे हैं, ये मेरे टीचर रहे हैं, पिछले 30 साल से वो हमें हाइड्रोजियोलॉजी का विज्ञान पढ़ा रहे हैं। बहुत पूरे देश में हम लोग ने इसका प्रचार प्रसार किया है, और हमारा प्रयास रहा है कि नेशनल वाटर पॉलिसी से लेकर जितनी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें दी हाइड्रोजियोलॉजी ऑफ दिस कंट्री, हमारा देश ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। महाराष्ट्र में 45% ऑफ इरिगेशन इज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर, बट वी इग्नोर द डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ दिस स्टेट। जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम ट्यूबवेल से पानी तेज़ी से निकाल लेंगे तो हार्ड रॉक के नीचे पानी ऐसी जल्दी ख़त्म हो जाएगा जैसे आप कोयले की खदान में कोयला खोद रहे हो, क्योंकि ये पानी को हज़ारों साल लगे हैं महाराष्ट्र की ज़मीन के नीचे इकट्ठा होने में। और हमने क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर पे ध्यान दिया है, तो हमने खुद अपने पानी की ये समस्या पैदा की है। और अगर आप देख सकते हैं तो कितने सारे ब्लॉक्स अब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन से हमारे प्रदेश में पीड़ित हैं। तो अब मैं आपके सामने एक कथन प्रस्तुत कर रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब का मैं ये वक्तव्य उनका महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने 2015 में ये वक्तव्य दिया था, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हम सबको इस पे बहुत गौर देना चाहिए और इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और इसी बात के ऊपर मैं आज अपनी बात रखना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, वी हैव 40% ऑफ द कंट्रीज लार्ज डैम्स, एंड एज आई सेड this is the largest number and percentage of large dams in the country that any state has. But only 18% of cropped area is irrigated. भारत का अब लगभग 40% हो चुका है जो इरिगेटेड एरिया का परसेंटेज है। महाराष्ट्र का अभी भी 18-20% से आगे नहीं बढ़ा है। मैंने आने से पहले थोड़ा चेक किया कि 18 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन जहाँ तक मुझे मैंने देखा, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट मोर देन 20%। नाउ दैट इज़ समथिंग शॉकिंग। आपने इतने सारे डैम बनाए, लेकिन उनका परिणाम ये नहीं हुआ कि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई हो। इफ़ यू डोंट गिव वाटर टू अ फार्मर्स फील्ड्स, यू कांट सेव हिम फ्रॉम सुइसाइड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। हमारे सबसे बड़े अधिकारी ने कहा है, वी पुश लार्ज डैम्स नॉट इरिगेशन, दिस हैज़ टू चेंज। अगर हम केवल बांध निर्माण पे फोकस करते रहे तो हमारी समस्या कभी हल नहीं हो सकती। हमें सिंचाई पे फोकस करना है। पानी, जो माननीय प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा हर खेत को पानी, उन्होंने योजना का नाम ही रखा है, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कोई ध्येय नहीं हो सकता। दिस हैज़ टू बी द गोल। तो अब मैं आपसे, जो मैंने शुरू में विकेट प्रॉब्लम्स के बारे में कहा, उसको मैं अब इलिस्ट्रेट करूंगा पानी के उदाहरण से। क्या प्राइवेटाइजेशन हमारा रास्ता है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे सामने एक काम रखा है कि भाई आपको पानी पहुंचाना है। अब 1990 के बाद ये कहा कि अब प्राइवेटाइजेशन इज द मैजिक बुलेट, बस आप निजीकरण कर दो और सब समस्या हल हो जाएगी। अब जैसा हम देखते हैं 45% सिंचाई और 80 से 90% पीने का पानी हमारा भूजल से आ रहा है, लेकिन ये भूजल ऑलरेडी प्राइवेट है, इसको प्राइवेट यूजर्स ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण हमारी नदियों के सूखने का, अब नदियों के सूखने का डेटा बहुत है पर मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरी बात मानिए, महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमारी मुख्य नदियों में जो रन ऑफ है वो कम होता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिविजुअल
कंपेटिटिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। हम लोगों ने अपने वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग में ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का लिंक को हम भूल गए हैं। हम जो मैजिक बुलेट के पीछे पड़े रहते हैं, हमें लगा बस ट्यूबवेल लगा दो। किसानों भी की मांग यही रहती है, बस मुझे बोरवेल लगा दीजिए आप, मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो व्यक्ति आधारित ट्यूबवेल एक्सट्रैक्शन है, उससे हमारे एक्विफर, जो हमारे भूजल के भंडार हैं, वो खाली होते जा रहे हैं। और मॉनसून के बाद नदी का पानी कहाँ से आता है? वो बेस फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर ही होता है। अब उसको भी आपने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि आप होड़ में लग गए। प्राइवेटाइजेशन की होड़ में जब आपने एक संसाधन जो कि सामूहिक है, उसको आपने निकालने की कोशिश की, तो आपने उस संसाधन का ही विनाश कर दिया। सो प्राइवेटाइजेशन कैनॉट बी द आंसर फॉर अ रिसोर्स which is in danger because it was overwhelmingly private. तो प्राइवेटाइजेशन को हमने कह दिया कि नहीं, ये नहीं सोल्यूशन होगा, तो क्या सरकारी नियंत्रण होगा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जितने भी आपके कुएं और नलकूप हैं उसमें आप इंस्पेक्टर्स भेज दो और उनको कहो कि भाई किसानों को रोकें कि भाई आप अपने कुएं से इतना पानी नहीं निकाल सकते। अब आप इमेजिन करिए, मेरे अनुसार, मैंने हिमांशु जी से कंसल्ट किया बिफोर द प्रेजेंटेशन, कम से कम 30 लाख ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, 3 मिलियन महाराष्ट्र में। क्या उसे हम लाइसेंस कोटा परमिट राज से हल कर पाएंगे? आप सोचो क्या भ्रष्टाचार निर्माण होगा जब वो इंस्पेक्टर आपके कुएं और नलकूप को रेगुलेट करने आएगा। आप कहेंगे भैया बता तेरे को कितना चाहिए और भाग यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। तो वी कैनॉट हैव a license quota permit Raj to solve our groundwater problem. Similarly, as I said, Maharashtra has the largest number of big dams. और उसमें क्या हुआ है कि डैम पूरा किए बिना, एक बांध पूरा हुए बिना हमने और डैम्स का निर्माण शुरू कर दिया, तो टाइम ओवररन, मतलब बहुत लंबी समय सीमा हो गई और उनकी लागत जो है वो आसमान छू गई। लेकिन आप अगर भूल जाएं कि बड़े बांधों के लिए कई लोग विरोध करते हैं कि भी बहुत सारा विस्थापन होता है, लोगों का ज़मीन डूबती है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, मैं उन बातों पे नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ जो देवेंद्र फडणवीस हमको याद दिला रहे हैं कि डैम तो हमने बना लिए, लेकिन किसान को क्या पानी मिला? Billions of liters of water stored in these reservoirs has still not reached the farmers for whom it is meant. अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन या महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स ऑफिसर्स हैं वो आपको जाके वो पानी पहुंचाने में मदद करेंगे? दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। जब मुझे 2016 में मोदी जी ने कमेटी का चेयरमैन बनाया कि सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पे रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, तो हमने यही कहा कि हम सेंट्रल वाटर कमीशन या स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खेत तक पानी पहुंचाएं। उनका काम है निर्माण, उनका काम है कि भाई डैम बनाया, मेन कैनाल सिस्टम बनाई, इसका काम किसी और को करना है। और वो चीज़ उस पर हमने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आप कोई भी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट देख लीजिए इस देश का, केंद्र में या किसी भी राज्य में, उसमें केवल और केवल आपको इंजीनियर्स दिखाई देंगे और कोई भी ह्यूमन रिसोर्स दिखाई नहीं देगा। तो सरकारी नियंत्रण से हम लोग इस समस्या को हल नहीं कर सकते। तो हल कहाँ पे है? हल बहुत सरल है, हमारी आंखों के सामने है। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में भारत में इसको किया गया है। हमें क्या करना होगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे फोकस करना है। हमने जो निर्माण कार्य कर लिया हो गया, लेकिन वो पानी को पहुंचाने का काम करना है तो हमें किसानों के वाटर यूजर्स एसोसिएशंस बनाने होंगे और उनको एम्पावर करना होगा। देखिए, वाटर यूजर्स एसोसिएशन बहुत जगह बनाए गए हैं, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसकी सफलता की कुछ कुंजियां हैं, कुछ राज हैं। व्हेन डू these WUAs actually work well? When they are empowered to take decisions and have control over the revenue. अब रेवेन्यू कहाँ से आता है वाटर यूजर एसोसिएशन का? किसान जब उसको लगता है कि हाँ मेरे खेत में समय पे और उचित मात्रा में पानी पहुँचेगा, तो वो इरिगेशन सर्विस फीस देने को तैयार हो जाता है। और वो इरिगेशन सर्विस फीस एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से किसान खुद डिटरमिन करते हैं। ये कोई सरकारी थोपा हुआ
प्राइस नहीं है, इज़ नॉट प्राइसिंग ऑफ वाटर इन द सेंस ऑफ मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कहा जाता है भाई हर रिसोर्स को प्राइस करो, वो मार्केट प्राइसिंग की बात करते हैं, उससे समस्या हल नहीं होगी। हमें पार्टिसिपेटरी प्राइसिंग पे जाना है कि लोग खुद बैठ के अपनी एसोसिएशन की मीटिंग में ये तय करें कि क्या कीमत अदा की जाएगी। और जब वो होता है, जब किसानों के पास वो ताकत आप दे देते हैं, तो वो सिस्टम को चलाते भी हैं, मेंटेन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि आपको बंदा चाहिए। देखिए ये आइडिया भी मैंने जैसा कहा, कौन सा आइडिया है इस देश का जो आपको महाराष्ट्र में उसकी जड़ नहीं मिलेगी। आप समझ गए होंगे विलासराव सालुंके जी ने जो ये हमें आइडिया दिया पानी पंचायत का, अब ये तो सबसे पुराना आइडिया महाराष्ट्र का है। अभी आप रोजगार गारंटी की बात कर रहे थे, वो आइडिया भी महाराष्ट्र का है। मतलब मैं जाना नहीं चाहता, नहीं तो मैं एक्साइट हो जाऊंगा, तो फिर महाराष्ट्र की तारीफों के पुल बांधने लगूंगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। सवाल ये है कि अगर हम वो पानी पंचायत को एक्चुअली अडॉप्ट करें तो क्या होगा। इसमें सभी का रोल है। देखिए एक पहले मैं ये आंकड़ा बता दूं, नीति आयोग का एस्टिमेट है कि अगर हम ये अप्रोच अपनाते हैं तो द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन कम्स डाउन टू लेस देन हाफ। नया डैम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास करोड़ों लीटर पानी पड़ा है जिसको आप किसान तक पहुंचा सकते हैं एट मच लोअर कॉस्ट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, and it does not involve the problems of displacement and environmental destruction. वो भी तो कॉस्ट है ना। अब अर्थशास्त्रियों को पूछिए तो उस कॉस्ट को वो गिनते नहीं है। लेकिन जब कॉस्ट बेनिफिट देखिए, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस प्लानिंग कमीशन में हम ही करते थे। अब इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस में बहुत बहस करता था, मैंने कहा आपने ये कॉस्ट तो लिया ही नहीं। नहीं साहब उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट देख रहे हैं, बट वास्तव में तो वो भी कॉस्ट है ना, एनर्जी कॉस्ट भी है, बहुत सारी कॉस्ट हैं। खैर प्रश्न ये है कि हमारे पास जब दूसरा रास्ता है, जब हम जो पानी स्टोर कर चुके हैं, उस विवाद में मत जाइए कि वो करना चाहिए था कि नहीं, है पानी उपलब्ध है, उसको हम पहुंचाएं और उसके लिए हम लोग पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाएं। ये मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ का नाम लिखा है, कुछ प्रदेश हैं हमारे देश के। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको पाइनियर किया, इस अप्रोच को। महाराष्ट्र में भी हुआ है। मध्य प्रदेश में जब मैं प्लानिंग कमीशन का मेंबर था तो हमने मध्य प्रदेश के इरिगेटेड एरिया को 6 लाख हेक्टेयर से 30 लाख हेक्टेयर पहुंचाया उन 5 सालों में। माननीय शिवराज जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। हम लोगों ने मिल के एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच के आधार पे 5 गुना इरिगेशन को मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बढ़ाया। अब ग्राउंड वाटर पे आते हैं। अब ग्राउंड वाटर जैसे मैंने कहा हमारा सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ रिसोर्स है। 30 लाख हमारे ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके लिए भी हमें जो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को सिखाया है, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा। ये एक साझा संपत्ति है। ज़मीन के नीचे वाला पानी किसी उस किसान का नहीं है जिसके खेत के नीचे वो पानी है, क्योंकि वो पानी केवल उसके खेत के नीचे नहीं है, उसके जो आसपास के 5, 6, 10 किसान हैं उनके खेत के नीचे भी है। लेकिन अभी भी हमारा देश ब्रिटिश कॉमन लॉ को फॉलो करता है। 19वीं सदी का कानून आज तक विद्यमान है। मोदी जी ने मुझे कमेटी का चेयरमैन बनाया कि आप नया कानून बताइए। हमने बताया है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इनंसिएट किया है, उसके आधार पे हमें ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है। फिर हमने नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम भी शुरू किया। अभी अटल भूजल योजना मोदी जी ने शुरू की 2019 में। उन्होंने क्या भाषण दिया उसका मैं हर जगह कोट करता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले उस कार्यक्रम को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो मैं काफ़ी ज़ोरदार लेख लिखा है इसके ऊपर। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, अरे ये आपका इतना बड़ा सक्सेस है जिसके लिए आपको कभी क्रेडिट मिली नहीं, आपने क्रेडिट ली नहीं। लेकिन देखिए ये कार्यक्रम कैसा है, इसमें खर्चा बहुत कम है। ब्यूरोक्रेसी को ये बड़ा अजीब लगता है। जब हमने अटल भूजल योजना की बात की तो बहुत समझाया, प्रधानमंत्री ऑफिस तक हम गए, वो कहते हैं पर ये प्रोग्राम कैसा है, इसमें खर्चा तो आप कर ही नहीं रहे, तो फ़ायदा क्या होगा। हमने कहा यही तो इसकी खूबी है, क्योंकि दिस इज अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स नॉट अबाउट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये पानी है, इसका केवल व्यवस्थापन करना है, इसका पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट करना है, लोगों को बताना है कि आपके एक्वीफर में कितना पानी है, कौन सी फसल आप ले सकते हो, कौन सी फसल आपको नहीं लेनी चाहिए। तो एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है डेवलपमेंट के प्रति। एंड बाय द वे अटल भूजल योजना पूर्ण रूप से सफल हुई।
जितने भी ब्लॉक्स में, थोड़े से ही ब्लॉक्स थे हमारे देश के जहाँ इसको पायलट के रूप में तैयार किया गया, मैंने सरकारी आदेश पढ़ा जिसमें इसको बंद किया गया है, उसमें पूरा आदेश इस बारे में है कि कितनी सफल हुई ये योजना। तो मैंने पूरा साइट किया अपना कि भाई आपने इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम चलाया, नाउ इट इज़ टाइम टू स्केल दिस प्रोग्राम, नॉट टू शट इट डाउन। तो वो हम लोग अभी प्रयास में हैं, इसीलिए ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आवाज़ इसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। पूरा आप लोग जो बैठे हैं, हमें ज़ोरदार रूप से भारत सरकार को ये कहना होगा कि अटल भूजल योजना वॉज अ हिस्टोरिक प्रोग्राम in the history of water resource management in this country. Never has such a program been attempted. And there's a great credit to the Modi government that they did this. Please do not shut it down. Please, in fact, take it to large scale. तो ये काम हमें मिल के करना होगा ताकि हम, जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे सामने एक चैलेंज रखा है, we have to take water to the farmer, we have to make development become much more participatory. तो मैं कुछ मुद्दे आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमें अपनाना होगा। इनको मैं इलेबोरेट नहीं करना चाहता, आप थके हुए हैं, आपकी चाय की ब्रेक भी कैंसिल कर दी गई, तो मैं नहीं चाहता कि और आपको वंचित करूं उससे। लेकिन अंत में मैं ये चाह रहा था कि कुछ जो अप्रोच है, जैसा आपने पूरा समराइज इतना ब्यूटीफुली किया, इतने सारे सजेशन हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रस्तुत करेंगे ना तो वो किसी को समझ नहीं आएगा। मतलब वो सरकारी उसमें मुझे अच्छा ये भी है, एक लॉन्ड्री लिस्ट बन जाता है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ फ्रेमवर्क विद इन विच यू कैन पुट ऑल योर पॉइंट्स एंड ऑल ऑफ देम गेट कवर्ड एज फार एज आई कैन सी in this framework. First is respect for diversity. Maharashtra, like many other states of this country, is one of the most diverse states. और उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए रीजन स्पेसिफिक अप्रोच हमें अपनाना होगा। हर एक रीजन में चैलेंजेस भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, उनको स्टडी करके सेंट्रलाइज प्लानिंग को हटा के हमें जो GPDP, साथी ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन ऑन द GPDP, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। GPDP इज़ द वे फॉरवर्ड एंड GPDP मीन्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। देखिए कहने में अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें यही बात आती है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी एक सिद्धांत है, डेवलपमेंट सेक्टर को अपनाना होगा कि समस्या का समाधान आप वहीं ढूंढिए जहां समस्या मौजूद है। फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम क्लोजेस्ट टू वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इन्वॉल्विंग द लोकल स्टेक होल्डर्स इन द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। जब तक आप ये सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, जब तक आप ऊपर से थोपेंगे और फरमान जारी करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस करेंगे, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, वी हैव टू रिड्यूस द गैप बिटवीन आवर मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट डिप्राइव्ड रीजन्स। फॉर महाराष्ट्र, आई थिंक जब मैं प्लानिंग कमीशन भी था, हम लोग इसी बात पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे स्टेट में, उनको हमें कम करना पड़ेगा। और फॉर ऑल पॉलिसी recommendations, we have to focus on multidisciplinarity. जो मैंने शुरुआत में बात की, इंजीनियर्स और इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा उनको हटाना है, लेकिन उनके साथ साथ, क्योंकि उनको हम ब्लेम कैसे कर सकते हैं, एक व्यक्ति की ट्रेनिंग जिस सब्जेक्ट में होती है वो काम वो कर सकता है, बट हाउ विल यू डू पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विदाउट मैनेजर्स, विदाउट सोशल मोबिलाइजर्स? हमें मैनेजमेंट सोशल साइंसेस की ट्रेनिंग देनी है अपने बच्चों को, जब वो क्वालिफाई करें उसमें, और उनको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में डालना है, या किसी भी, जितने भी मैंने आपको जो विकेट प्रॉब्लम बताएं, एक्चुअली इट अप्लाइज टू ऑल दीज रिमार्क्स दैट आई एम मेकिंग इन दिस स्लाइड एक्चुअली अप्लाई टू ऑल द, वेदर इट्स एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड, सबके लिए ये लागू होता है कि हमें सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट को सेंट्रल रोल देना होगा ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफाइल में। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग इनको शामिल नहीं करते हैं, और ये लोग फिर सिविल सोसाइटी में बाहर से काम करते हैं। मैंने जो नेशनल वाटर कमीशन की कल्पना दी सरकार को, उसमें ये था कि आप इन लोगों को शामिल करो, बिकॉज दे हैव टू बी पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, नॉट जस्ट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द आउटसाइड। उसके साथ साथ एग्रोनॉमी, आई मीन इफ़ यू डू नॉट चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ दिस कंट्री। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री को 2017 की बात है मिला, तो देवेंद्र जी ने मुझे पूछा कि पानी के, और बाय द वे मिडनाइट को मिले वो मेरे को, इतना मतलब मेहनती आदमी है, तो मिडनाइट को अपॉइंटमेंट दी उन्होंने,
और उन्होंने कहा क्या करना होगा। मैंने कहा मैं आपको एक क्विज क्वेश्चन, मैं हमेशा क्विज क्वेश्चन पूछता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रॉप एरिया अंडर शुगर केन इन महाराष्ट्र? कितना प्रतिशत होगा, कोई बताएं? महाराष्ट्र में सभी फसलों का कितना परसेंटेज गन्ने का है? चलिए आप तो अब ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हैं। सो बट 4%, एब्सोल्युटली राइट, 4% ऑफ क्रॉप एरिया कंज्यूम्स हाउ मच ऑफ द इरिगेशन सर? 65%। मैंने उनको ये कहा देखिए मैं गन्ना विरोधी नहीं, हमें किसी चीज़ का विरोधी नहीं बनना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसी एंटी गन्ना प्रो गन्ना, मतलब शुगर केन एज यू ऑल नो बेटर देन मी हैज़ अ डीप पॉलिटिक्स इन दिस स्टेट एंड it's fine. There are certain reasons why sugarcane is also grown in Maharashtra. But I said reduce the percentage from 4 to 2. Actually, you solve Maharashtra's water problem. You don't have to do very much more because you release 30% of water. अब आप सोचिए कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, और ये सभी जगह के लिए अप्लाई करता है, सिर्फ शुगरकेन की बात नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हमारे देश में पारंपरिक फसलें थी, बहुत सारी फसलें थी। ऑयल सीड्स, आप महाराष्ट्र का ऑयल सीड्स वेल्थ अमेजिंग, उसको स्टडी करिए। हम पाम ऑयल की आज बात कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बार बार कहता हूँ पाम ऑयल को प्लीज़ आप भारत की जनता को बख्शिए उससे, क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड साउथ ईस्ट एशिया, हमको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पास तिलहन की कोई कमी है क्या? All of you know, we have all eaten that oil. Today I am also eating cold pressed oil. अब कई डायबिटीज़ एक्सेट्रा उसके लिए अब करना पड़ता है। हमारी डायबिटीज़ की समस्या, हमारी मेलन्यूट्रिशन की समस्या, कितना बड़ा हल हमारे पास मौजूद है हमारी ट्रेडिशनल फसलों में। तो वो क्रॉप डाइवर्सिटी को हमें रिवाइव करना है। मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया आर ब्लेस्ड विद अमेजिंग रिचेस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। वी मस्ट रिवाइव दैट एंड द बेस्ट वे ऑफ रिवाइविंग दैट, मैं जब बोलता हूँ तो कहते हैं अभी खाएगा कौन, ये तो जानवरों की फसलें हैं, ये बोला जाता है आज। आप पूछिए ज्वार बाजरा ये तो इंसान के लिए थोड़ी है। तो मैंने ये कहा देखिए ये तो बहुत बड़ी मिथ्या है। कोदों, हमारा एक कोदों कुटकी आपने सुना होगा, पूरब में ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत यहाँ भी होता है। अब वो चीज़ यूरोप वाले डायबिटीज़ के इलाज के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको पेटेंट कर रहे हैं, और हम लोग सोए पड़े हैं क्योंकि हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। पॉइंट इज़, माई सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, इंट्रोड्यूस इट इन द मिड डे मील, इन द ICDS, इन द PDS। इन तीनों प्रोग्राम से बड़े कोई प्रोग्राम नहीं है पूरे विश्व में न्यूट्रिशन रिलेटेड। इनमें अगर आप मिलेट्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स को बहुतायत दे देते हैं, किसान ज़रूर उगाएंगे। लोग कह रहे हैं किसान किसका करेंगे क्या? मैंने कहा आप प्रोक्योरमेंट किसका करते हो? आप वीट और राइस का प्रोक्योरमेंट करते हो और शुगर केन को प्राइवेट मिल्स खरीद लेती हैं। सो देर इज़ एटलीस्ट सम काइंड ऑफ अश्योर्ड प्राइस। उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, आई नो द प्रॉब्लम ऑफ शुगर केन कल्टिवेटर्स, बट एटलीस्ट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द क्रॉप यू ग्रो विल गेट सोल्ड। बट एज फार एज मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स देयर इज नो गारंटी। हाउ कैन आई आस्क द फार्मर्स टू ग्रो दोज क्रॉप्स? लेकिन अगर आप उसको इन प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, इतने ह्यूज प्रोग्राम्स हैं, और वो लोकल हम लोग मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग फूड ज्वार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, डाइटिशियंस को इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों को ये हैमबर्गर्स की बीमारी से बचाना है। तो वाह, ये इसको आप अपना एक ध्येय बना लो जीवन का। ये जो पिज्ज़ा, बर्गर, कोला का जो मेनेस है जिससे डायबिटीज़ हमारा बढ़ रहा है, आप देखिए किसके गाँव में डायबिटीज़ फैल रहा है, गरीबी के मध्य में डायबिटीज़ फैल रहा है। तो हमें अपनी डाइट को चेंज करना ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम अपने ICDS, मिड डे मील और PDS में अगर इन अनाजों को इंक्लूड करें, किसान शिफ्ट करेंगे। सो व्हाट आई मीन इज यू नीड एग्रोनॉमी एंड क्रॉप वाटर बजटिंग टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम, विच विल ऑल्सो सॉल्व योर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, विच विल ऑल्सो सॉल्व योर health problem, because we must move towards what the Honorable Prime Minister is repeatedly telling us, and I'm glad the Honorable Home Minister has also joined. अमित शाह जी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बात कर रहे हैं। हमें जो आज आपके 2 दिन के सम्मेलन में बहुत लोगों ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग कुछ बात ये कर रहे हैं कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है, हमें रासायनिक खेती को धीरे धीरे करके जिस गति से हम लोग हटा सकें उसको हटाना है। जब आप करोगे तो जो कैंसर की जो
अब पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस चल रहा है, आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, और वो जाता है उन जगहों पे जहाँ पे कैंसर के अस्पताल हैं, और उन गाँवों में कोई अपनी शादी के लिए मतलब न्योता ही नहीं आता है, क्योंकि वो कैंसर पीड़ित हैं, वो मुंह छुपा के जी रहे हैं। तो इस तरह की हमारे अभी जो लेटेस्ट स्टडी है जो मैं अभी देखी है कि बिहार में ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया गया है। क्या सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं इस देश में। तो we have to heed the call of the Honorable Prime Minister. We have to move towards natural farming, but we have to strongly suggest that please alter the structure of subsidies. 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी हम केमिकल फर्टिलाइजर को दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5% हमको दे दो, 5% सिर्फ, हम देश के एग्रीकल्चर को बदल देंगे। हमारे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स आ जाएंगे, हमारा जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीज़ें जो हम लोग नेचुरल, जो गौमूत्र आधारित, कितना सारा हम लोग एक क्रांति ला रहे हैं जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, और किसान उसको खुशी से अपना रहे हैं। हमें पर सपोर्ट चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये केवल सिविल सोसाइटी अकेले काम नहीं कर सकती, इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड देयरफॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड रिवर इकोलॉजी। अगर हमें नदियों को बचाना है, हमें पर्यावरण को बताना है, तो ये डिसिप्लिन्स को हमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अंत में मैं सिर्फ एक समरी स्लाइड आपके लिए रखी है। रिफॉर्म एक शब्द है जो 1990 के बाद बहुत फेमस हो गया हमारे देश में। रिफॉर्म का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, 1990 की परिभाषा। मैं कह रहा हूँ हमें नई परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि हर सेक्टर, हर क्षेत्र में अलग अलग परिभाषा होगी कि रिफॉर्म क्या है। रिफॉर्म मतलब सुधार। तो सुधार की परिभाषा अगर हम दुष्ट समस्याओं के लिए करते हैं तो वो एक बहुत अलग परिभाषा होगी, उसमें मैजिक बुलेट काम नहीं करेगा। हमें बड़ी और छोटी सरकार के बहस में नहीं फंसना है। It's not about smaller or larger governments, the answer is better government is better. हमारे जितने भी सरकार के साथी आपने बहुत अच्छा किया, उनका बहुत बड़ा रोल है। इतने सारे चैम्पियंस ऑफ चेंज गवर्नमेंट में बैठे हैं। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं, आपको बुरा ना लगे, सिविल सोसाइटी से ज़्यादा, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी सिविल सोसाइटी में गुजारी, लेकिन सरकार में मुझे ज़्यादा चैम्पियंस ऑफ चेंज मिले हैं, जो ऑनेस्ट हैं, कमिटेड हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं। उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा, बिकॉज विदाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट we will not be able to achieve our goals. We cannot scale. See, there was some discussion on scale is not always possible. Scale has to be done. It's not for civil society alone. With the partnership with government, you can attain scale, but scale has to be attained with quality, and that can only happen when we adopt a multidisciplinary, multi-stakeholder approach to reform in a sector and context-specific manner. Thank you very much.